हेलो 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 प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अद्वैत मानस पांडे है और मैं आप सभी का आकाश मैथ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग थर्ड लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था विविधता एवं वंशागति के सिद्धांत या फिर वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक देख लिया है। जो परिभाषाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखा है फर्स्ट लेक्चर में। हमने एनसीईआरटी भी पढ़ा है, तो उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से देख के आए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग लेक्चर थर्ड की ओर बढ़ रहे हैं एंड आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। मैं अभी कुछ देर पहले 2023 का पेपर देखा था, उसमें भी मेंडल जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं, वो एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। वैज्ञानिक तो नहीं बोल सकते हमको, बहुत बड़े एक बुद्धिजीवी बोल सकते हैं हमको। ठीक है, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उनको हम लोग आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं, विभिन्न तकनीकी शब्द जो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, पिछली वीडियो में कुछ थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने भी देखा है उस वीडियो को, ठीक है, और मैंने सुना तो हाँ सुनाई दे रहा, मतलब आपको अगर समझते हैं तो वो समझने भर का आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है उस वीडियो। ठीक है, मैं तो जो हम लोग के हेड हैं, मतलब सचिन सर, आकाश सर, ठीक है, उनसे बात किया था इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने बोला नहीं अच्छा वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। तो इस वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम तो सोचते फिर से रिकॉर्ड कर देंगे, बच्चों की बात है तो उन्हीं के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेंडलवाद, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था, नेक्स्ट क्लास, बट टुडे का आज का क्लास है, तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ से आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करें ग्रेगर जोहान मेंडल की। बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान, मतलब 1856 में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पे जेनेटिक अनुवांशिकी का बहुत अच्छा आइडिया किसी को नहीं था। तो एक ऐसा इंसान जिसने बहुत सारे प्रयोग किए, ठीक है, और उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की बताई। ठीक है, जैसे हम लोग कारक कल पढ़े थे, कारक जो जीन्स होते हैं, जीन। ठीक है, तो मेंडल ने बताया था कि जैसे जो मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर या लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण उसका हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, उसको कौन लेके जाता है, वो कौन लेके जाता है, कारक, जीन। ठीक है बच्चों, तो ये किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया था, मेंडल ने बताया था फैक्टर्स, कोई कुछ कारक होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुछ या मतलब जितने भी लक्षण होते हैं उनको ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आ गई? तो मेंडल बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंडल जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ। ठीक है, देखिए बच्चों, जो प्रेजेंटेशन हम आप लोग के सामने रख रहे हैं, ये आपका नोट्स है, इसको आप लोग को नोट्स में एज इट इज लिखना है। और जो हम लोग बाद में एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, आपका एनसीईआरटी अच्छे से मतलब अंडरलाइन करना है, उसको हाईलाइट करना है और एक एक चीज़ आपको समझना है। और एनसीईआरटी का आपको बार बार रीडिंग भी लगाना है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी भी आना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ मेरे नोट्स में छूटा हो, वो हमने एनसीईआरटी में कवर किया हो, तो इसलिए आपको सब पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़िए और विश्वास रखिए कि जितना हम पढ़ा देंगे उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, ये हम लोग का फर्स्ट वीक था। देखिए, हम लोग के वीक में मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, सैटरडे और संडे हम लोगों ने इसलिए रखा है कि सैटरडे को आप लोग पूरा रिवीजन करेंगे और संडे को टेस्ट देंगे। तो ये फर्स्ट वीक था, हम लोगों को ज़्यादा टॉपिक हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग टेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीक से टेस्ट भी आपका स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए, जो टॉपिक पढ़िए अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए और संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। संडे को आपको पेपर मिलेगा ही मिलेगा, और आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो सब हम आप लोग को अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो मेंडल जी थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं।
तो मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ था। अब मेंडल जो थे एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात है, आप लोग उससे आश्चर्य हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। जो मेंडल जी थे वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है। तो देखिए लिखा भी हुआ है, यह गणित के प्राध्यापक के साथ साथ ऑस्ट्रिया के चर्च के पादरी में, मतलब जैसे हम लोग के धर्म में, हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, इस्लामिक धर्म में मौलवी लोग होते हैं, ठीक है। और जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है, उनमें जो चर्च में पूजा करते हैं उनको पादरी बोलते हैं। तो जो हमारे मेंडल थे वो गणित के प्राध्यापक थे। आश्चर्यचकित बात है ना, आप लोग आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ ठीक। देखिए मेंडल जी गणितज्ञ थे, तो उसका प्रयोग उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स में किया ना, अपने मतलब गणितीय जैसे कोई विशेष मतलब किसी चीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज़ का, तो अगर उसमें हम लोग मैथ का यूज़ कर देते हैं तो वो चीज़ और हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मेंडल जी के साथ यही प्लस पॉइंट था कि वो गणितज्ञ थे, तो उनको मतलब किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना बहुत ही उनके लिए आसान था, ठीक है। चलिए जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे और मेंडल जी के बारे में जानते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि जो मेंडल जी थे वो क्या थे? गणितज्ञ, गणित के प्राध्यापक थे, मतलब गणितज्ञ थे, साथ साथ ऑस्ट्रिया के चर्च के पादरी भी थे, ठीक है बच्चों। इन्होंने चर्च की वाटिका में मटर के पौधे के लक्षणों के बीच आनुवंशिक स्थानांतरण का अध्ययन किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 से 1864, ठीक है, 7 ईयर, 7 साल, ठीक, 7 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 से 1864, ये बहुत जगह ऐसे भी लिखा जाता है 1856 टू 1862, अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। हाँ, मेंडल जी को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, मेंडल जी को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, ये होगी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। बाकी इसमें मतलब ये सब जो और चीज़ें जन्म याद रखना कोई जरूरी नहीं है, कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है। और गणित के प्राध्यापक थे, ये सब बस आप जान लो, बाकी बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखना भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमने टिक किया है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी लाइन, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में आ सकता है या आपसे कोई पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो मेंडल जी थे उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना। पौधे तो बहुत सारे थे और बहुत सारे पौधे चुन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ मटर का पौधा क्यों चुना। आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा ना कि उन्होंने सिर्फ मटर का ही पौधा क्यों चुना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चयन के कारण, जो पहला कारण है, ये कारण नहीं है, ये बस बात है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव काफी सोच विचार कर किया। ये प्रमुख कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना था, या आपके टेस्ट में आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं। इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह 1 वर्षीय पौधा है, अतः इसको वर्ष में 2 बार भी उगाया जा सकता है, जिससे प्रयोगों का परिणाम शीघ्र प्राप्त हो। जैसे कोई भी मान लो हम है, ठीक है, हमको कोई भी मान लो कि टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम चाहेंगे ना कि मेरा जल्दी समय में हो जाए, क्योंकि कोई भी इंसान होता है उसका रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, तो वो चाहेगा कि ना कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जो जल्दी हो जाए, तो ऐसा कोई प्रयोग करें जो जल्दी हो जाए। तो मेंडल जी का भी सिद्धांत था कि हम ऐसा पौधा चुने, ठीक है। देखो एक बात कहते हैं, मतलब हम मेंडल जी बोल रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा टंग स्लिप हो जा रहा है तो उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, थोड़ा होता है, टंग स्लिप हो जाता है। बात यह है दोस्त कि मैं इंग्लिश मीडियम में हमेशा पढ़ा हूँ और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं हिंदी मीडियम में खुद पूरा चीज़ पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा
जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसमें थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार टंग स्लिप हो जाए, तो उसको इग्नोर करते हुए आप लोग टॉपिक पे ध्यान दीजिए। आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग को हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस पर ध्यान दीजिए जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ना कि प्रोनाउंसिएशन पे कि मेंडल का कुछ थोड़ा सा इधर उधर हल्का फुल्का हमने बोल दिया, तो उन सब चीज़ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक वर्षीय पौधा है, अतः इसको वर्ष में 2 बार प्राप्त है, हम आपको समझाते हैं। इस पौधे में स्पष्ट विपरीत लक्षणों का पाया जाना। देखो हम लोग को पता है कि जो मटर होता है उसके अभी हम लोग आगे लक्षण पढ़ेंगे कि मेंडल जी ने जो मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर्स वाला जो प्लांट मतलब विपरीत लक्षणों वाला जो मतलब पौधे थे वो उन्होंने उठाया था ना मटर का। तो वही सब बात हमें बताया जा रहा है कि पौधों में विपरीत लक्षणों का पाया जाना, विपरीत लक्षण पाया जाएगा ना तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तभी तो उनको हम अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तभी तो उनकी आनुवंशिकी जान सकते हैं। तो इसलिए बात इसके पुष्प द्विलिंगिक होते हैं। द्विलिंगिक मतलब उसमें मेल जन्नांग, नर जन्नांग भी होगा और मादा जन्नांग भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, अतः इनमें अधिकांशतः स्वपरागण होता है, मतलब एक कोई फ्लावर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कैसे हमसे मालूम बना है। ठीक है, फ्लावर है, बैड कमेंट नहीं करना। फ्लावर एक रे डायग्राम है, उसमें ये उसका क्या हो गया माता जन्म। ठीक है, और ये क्या हो गया पुरुष जन्म। तो एक जो मटर का पौधा होता है वो क्या होता है द्विलिंगी होता है, मतलब उसका जो फूल होता है, ठीक है, फ्लावर होता है मटर का, उसमें दोनों टाइप के जन्नांग पाए जाते हैं, नर जन्नांग भी और मादा जन्नांग भी। ये क्या है नर जन्नांग और ये क्या है मादा। ठीक है, क्लियर बात। हम पर परागण भी आसानी से कराया सकते हैं। पर परागण कराना है तो एक का कैची लो, मान लो उसका नर जन्नांग हटा दो, एक का मादा जन्नांग हटा दो। ठीक है, करा दो पर परागण, आसानी से करा सकते हैं। इसमें संकरण से प्राप्त संतानें जननक्षम होती है। ठीक है, इसमें अधिक फल एवं फूल लगते हैं जिस कारण अधिक बीजों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मटर के पौधे के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए मेंडल जी ने इनको चुना। अब ये सब कारण 6 कारण लिखे हमने, इसमें से मिनिमम 5 कारण तो आपको हर समय याद होना ही चाहिए। मतलब आप इसको 6 नोट्स में लिखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में आने का चांस रहता है, आ सकता है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। सबसे पहला, चलो मेरे साथ याद करें, चलो हम याद करवाते हैं। इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। बोलो, इसे आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। पहला याद हो गया, ध्यान से सुनो, याद हो गया। दूसरा, यह 1 वर्षीय पौधा है। ठीक है, अतः इसको वर्ष में 2 बार भी उगाया जा सकता है, जिससे प्रयोगों का परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है। जैसे हम आपको एक बात बताते हैं कि याद करने का तरीका। ठीक है, अब आप इसको पढ़े, ध्यान से पढ़िए। अब कोई जरूरी नहीं कि आप यही डिट्टो लाइन जाके वहाँ पे एग्जाम लिखें, ऐसा नहीं, आप अपने मन से बना के लिखिए, लेकिन आपको चीज़ें पता होना चाहिए और सही पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात, इस पौधों में स्पष्ट विपरीत लक्षणों का पाया जाना। इन पौधों में स्पष्ट विपरीत लक्षणों का पाया जाना। ठीक है, उसके बाद इसके पुष्प द्विलिंगिक होते हैं, ये आपको हम समझा भी दिए हैं। अतः इनमें अधिकांशतः स्वपरागण होता है एवं पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आपको समझा चुके हैं, आपको हम याद करवा रहे हैं, इसलिए दोबारा बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, पढ़िए, मतलब जैसे आप लोग ये नहीं सोचिए कि मैं एक बार पढ़े नहीं याद हुआ तो नहीं याद हुआ। आप अभी आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी में, तो आप उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी थोड़ा सा कुछ टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम लोग होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे। तो आपको होमवर्क देंगे कि ये चैप्टर आप रिवाइज करके आइए। तो आप जब चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, तो आपको हम 2-3-4 बार रिवाइज करवा देंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप किसी चीज़ का भी टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आप बस पढ़ाई करिए अच्छे से। फिर इसमें अधिक फल एवं फूल लगते हैं, जिस कारण अधिक बीजों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को 30-40% चीज़ें याद होंगी। 30-40% मैं याद करा दिया, 60-70% आपको बचा होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो 7 विपरीत लक्षण लिए थे मेंडल जी ने, वो क्या क्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग की हेडिंग है मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 विपरीत या विपर्यायी लक्षण। ठीक है, सबसे पहला जो लक्षण है पौधे की ऊंचाई।
अब पौधा या तो लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है पुष्प का रंग। जो पुष्प होता है मटर का, उसका रंग वो आपका लाल हो सकता है या सफेद हो सकता है। लाल होता है, वायलेट होता है ना। कुछ गड़बड़ लगा, एक मिनट रुकिए, एनसीईआरटी देखते हैं। लाल नहीं होता है, जो पीपीटी बना रहा हूँ गड़बड़ किया इसमें। देखिए यहाँ बैगनी होता है, वही वायलेट। देखो बच्चों, मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, ठीक है, और आप लोग को भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। पढ़े अच्छे से, तुमको तो पता ही है क्या चीज़ होना चाहिए। अब जो जिस मतलब मेरी टीम में जिस समय पीपीटी बनवाया हूँ वो पता है नींद में टाइपिंग कर दिया वो क्या करता। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पेन लेते हैं, एनसीईआरटी में भाई जब फॉल्ट हो सकता है तो स्लाइड में ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन उसको सही काम कराएगा हमारे से। ठीक है, इसीलिए देखो पढ़ने का तो बच्चे मुझसे भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन टीचर का क्या काम होता है, चीज़ों को आसान करना, और मान लीजिए कोई चीज़ गलत है तो उसको सही। ठीक है बच्चे। तो देखो पुष्प का रंग बैगनी या फिर सफ़ेद। हाँ, जो ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी अप्रभावी में आपको समझा चुके हैं, आप अगर पिछला लेक्चर करके आए होंगे तो फिर से समझाने की जरूरत है। अगर जरूरत तो आप लोग बता दीजिएगा तो हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है। तो होता है फली का आकार, फूला हुआ या फिर संकुचित। प्रभावी में फूला हुआ होगा और अगर अप्रभावी है तो कैसा होगा, संकुचित होगा। संकुचित में सिकुड़ा हुआ। फली का रंग हरा पीला। बीज का आकार गोल झुर्रीदार। देखो ये चीज़ें आपको अच्छे से लिख के एक बार आप एक काम कीजिएगा कि एक जैसा मान लीजिए पेज लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास के बाद क्या करिएगा, एक पेज लीजिएगा ऐसे, उस पर ये टेबल बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा लक्षण। ठीक है, फिर प्रभावी, इधर प्रभावी, इधर अप्रभावी। एक बार पहले अच्छे से याद कीजिएगा। देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं खुद याद किया हूँ ना, तो आप लोग को याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या कीजिएगा कि पहले आप लोग 2-4-5 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से ढंग से। ठीक है, आप लोग 2-4-5 बार पढ़ लेंगे ना ढंग से तो आपको वैसे याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद हो जाने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसको कम से कम 3-4 पेज पे उसको बार बार टेबल बना के लिखिए। ठीक है, अब इसमें तो कुछ ऐसा समझाने वाला चीज़ नहीं है, इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा कि प्रभावी लक्षण कौन से हैं, अप्रभावी लक्षण कौन से हैं। ठीक है, ऐसे बीज पत्र का रंग अगर प्रभावी तो पीला होगा या हरा होगा। ये लक्षण है तो लक्षण तो याद करना पड़ता है, उसको समझाया नहीं जा सकता है। हाँ, कारण समझा सकते हैं कि क्यों प्रभावी है क्यों अप्रभावी, लेकिन हाँ जो लक्षण है वो मतलब क्यों है वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो है उसको याद करना पड़ेगा कि ये लक्षण है। मतलब हमको याद करना पड़ा कि नाक ये है, ये कान है, ये आँख है। ठीक है, क्यों है वो पता है हमको, तो इसका नाम नाक ही क्यों पड़ा, इसका नाम कान ही क्यों पड़ा, इसका नाम आँख ही, हमको ये पता है कि आँख इसका नाम क्यों पड़ा, ये नहीं पता है आपका। ये हमको याद आता है कि देखने का काम करती है वो आँख है। ठीक है, लेकिन आँख इसका नाम क्यों पड़ा है हम लोग को नहीं पता है। बस ऐसे से तो याद करना पड़ेगा इसको, बचपन में याद कराया था ये फर्क कर जो भी है। थोड़ा सा अगर बचपन में ABCD याद करते हैं याद कर लीजिए। कुछ चीज़ जो समझाने वाली चीज़ है वो तो मैं आपको अच्छे से समझा ही रहे हैं। ठीक है, बाकी देखो रिलैक्स होकर पढ़ो। तुम लोग से इसीलिए बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं कि तुम लोग टेंशन नहीं लो किसी भी चीज़ का, एकदम रिलैक्स रहो, मस्त होकर पढ़ो। और जो हम बता देंगे कि मैं यहाँ पे देख भी देता हूँ, तुम लोग क्या याद करना है। ठीक है बच्चा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा याद रहेगा, यही टेबल लिख के चले आना, बाकी और तो लिख लेता है। सही है, और भी दिक्कत नहीं। पुष्प की स्थिति क्षीय हो सकता है, आग्रस्त हो सकता है, एक्सियल टर्मिनल। ठीक,
इसको याद करना है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो समझने वाली चीज़ है उस पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब हम एक चीज़ सोच रहे हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ाने से पहले एक जीन की वंशागति पढ़ा देते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? तैयार है ना? हम सब कीजिए, चलते हैं। चलो पहले मेंडल जी को ही जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी, ठीक है। ग्रिगोर मेंडल, देखो बताते हैं, हिंदी में ग्रिगोर मेंडल लिखा हुआ है, इंग्लिश में होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? ग्रिगोर जोहान मेंडल। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, हम लोग इंग्लिश में पढ़े तो हम लोग के थोड़ा सा इंग्लिश वाला ही वर्ड निकलेगा, लेकिन हम आप लोग को बता दे रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में मान लीजिए लिखना है तो ग्रिगोर मेंडल ही लिखिएगा, ठीक है। ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों 1856 से 1800, विच इज मैंने नोट्स में आपको साथ ठीक कराई थी, ठीक है। हाईलाइट करते चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों के वंशागत नियमों को प्रस्तावित किया। सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अवशेषों के दौरान ही किया गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। देखो मेंडल जी ने जो मतलब आंकड़े लिए थे ना, ठीक है, एक बात बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर हम मान लीजिए कि खेती कर रहे हैं, तो अगर हम उसको तार्किक विधि से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमको गणित आता है तो गणित से हम हर चीज़ पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें खाद कितने का लगेगा, पानी कितने का लगेगा, बीज कितने का है, हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेंडल जी क्या थे कि वो गणितज्ञ थे, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छा गणित का नॉलेज था, तो उन्होंने गणित का प्रयोग बायोलॉजी में किया, जिससे हम लोग को ज़्यादा विश्वसनीयता मिली कि हाँ, जो चीज़ उन्होंने बताई उस चीज़ को आदमी ने विश्वास कर लिया। जो आगे के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने विश्वास इसलिए किया क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट थे, उनकी जो थ्योरी थी, वो मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ आलतू फालतू बोल दिए, वो हर चीज़ को प्रूफ किया था उन्होंने विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए, और उन्होंने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा नमूने लिए थे, उनका जो नमूनों की संख्या थी बहुत विशाल थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों के उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत नियमों में व्यापकता थी और वे केवल आपुष्ट विचार नहीं थे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। हम ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं, ठीक है, पहले नोट्स में, और यहाँ भी हम आप लोग को पढ़ा देंगे। ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीज़ है, मतलब अगर कुछ भी चीज़ हमको नया मिलता है तो उसको हम आपको जरूर समझाएंगे। जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज, इसके कारण इसे वंशागत नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नरसैंगिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सके। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशाक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण के प्रयोग किए। अब देखो बाबू, तुमको बताते हैं शुद्ध वंशाक्रम क्या होता है। ये देखो, शुद्ध वंशक्रमों मतलब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ऐसे पौधे शुद्ध पौधे बोल सकते हैं, ट्रू प्लांट्स, ठीक है। तो
तो ट्रू प्लांट्स या शुद्ध वंशाक्रम वाले पौधे जो होते हैं वो कैसे पौधे होते हैं? वो ऐसे पौधे होते हैं कि अगर उनका हम स्वपरागण कराएं तो वो अपना अस्तित्व कभी नहीं खोए। जैसे मान लो कोई एक पौधा है, ठीक है, एक लंबा पौधा है, तो उसका मान लो हम लोग स्वपरागण करा रहे हैं, तो देखो लंबा पौधा है तो उसका दो जीनोटाइप हो सकता है। एक तो ये जीनोटाइप हो सकता है जिसको हम बोलते हैं समयुग्मजी, और एक ये वाला जीनोटाइप हो सकता है विषमयुग्मजी। ठीक है बच्चा, अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो शुद्ध वंशाक्रम वाले पौधे होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं कि जब हम उनका स्वपरागण करा रहे हैं तो वो अपना अस्तित्व नहीं खोए। अस्तित्व मतलब कि अगर वो लंबे हैं तो वो हमेशा लंबे ही रहे, अगर वो बौने हैं तो हमेशा बौने ही रहे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम ये जीनोटाइप वाला जो विषमयुग्मजी जीनोटाइप वाला, ठीक है, पौधा अगर हम ले लिए तो मान लीजिए कि हम इसका क्रॉस कराएंगे, एक समझते हैं, मान लीजिए ठीक है, एक ये ठीक क्रॉस कराएंगे, ठीक है, देखिए एक पेड़ ऐसा बनेगा, एक पेड़ ऐसा बनेगा, एक पेड़ ऐसा बनेगा, एक पेड़ ऐसा, मतलब इसमें तीन तो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, मतलब तीन पौधे तो लंबे होंगे, लेकिन एक पौधा जो होगा वो पौधा बौना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो अस्तित्व खत्म हो गया। तो शुद्ध वंशाक्रम मतलब होता है कि हम ऐसे पौधा चुनेंगे, मतलब हम समयुग्मजी वाला पौधा चुनेंगे। ठीक है, जिन पौधे का अगर हम स्वपरागण भी करवा रहे हैं तो वो हमेशा अपना अस्तित्व मेंटेन करके रखेंगे, अपना अस्तित्व कभी नहीं खोएंगे। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही है आप लोग को ना? अच्छे से समझ में आएगा? कैसे समझाएं एक बार? चलो किसी बात करते हैं, कितना बार पूछो बताएंगे। शुद्ध वंशाक्रम वाले पौधे कौन से पौधे होते हैं? ऐसे पौधे जिनका हम कितना भी स्वपरागण करा लें तो वो अपना अस्तित्व कभी नहीं खोए। समझ में आया? मान लीजिए हम एक पौधा लेते हैं जो कि लंबा पौधा है, अब हमको ये नहीं पता है कि वो कौन सा होमोजाइगस है, मतलब समयुग्मजी है कि हेटेरोजाइगस है कि विषमयुग्मजी है, मतलब उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा है कि उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हमको शुद्ध वंशाक्रम पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ये वाला लंबा पौधा होगा, मान लीजिए मेरे पास दो पौधे हैं लंबे, ठीक है, हमको पता नहीं है कि कौन सा इसमें शुद्ध वंशाक्रम है, कौन सा अशुद्ध वंशाक्रम है, तो दोनों को क्या करेंगे, उनका हम लोग स्वपरागण कराएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ये वाला पौधा लिए, जो लंबा पौधा है वो समयुग्मजी वाला, उसका हम लोग क्या किए, स्वपरागण, मतलब दो पौधे लिए, उनका हम लोग क्या करने लगे, जो स्वपरागण के लिए एक ही पौधे में लेते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक, स्वपरागण कराना है तो एक ही पौधा लेना। ठीक है, अब उसमें दो यूनिट आएगा ना, तो मान लीजिए हम लोग क्रॉस कराते हैं, मतलब टोटल चार पौधे बनेंगे, और चारों कैसे होंगे, मतलब अगर हम समयुग्मजी वाला पौधा लेते हैं और उसका स्वपरागण कराते जाते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, तो वो हमेशा अपने अस्तित्व को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर हम इस जीनोटाइप वाला लेते हैं तो हम आपको भी बताएं कि उसमें तीन लंबे होंगे, एक बौना, मतलब अपना अस्तित्व खो देगा, तो वो पौधा शुद्ध वंशाक्रमी नहीं होगा। ये वाला पौधा कैसा होगा, शुद्ध वंशाक्रमी। समझ में आई बात? थोड़ा सा आपको शायद थके लग रहे होंगे, क्लास की यार, सुबह भाई 6:30 बजे उठे थे, फिर उसके बाद में क्लास गए थे, 4 बजे आए क्लास से, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर थोड़ा जिम गए, उसके बाद आए, फिर खाना वाना खाए, सोचे क्लास आप लोग का रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो भाई चल जा, थोड़ा सा सेंसर बेस करूँ, हाईटेक टूल्स है दोस्तों, हाईटेक टूल्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ जो हम बता चुके हैं, तद्रूप पीढ़ियों तक प्रजनन सम ट्रू ब्रीडिंग वंशाक्रम वह क्रम होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करता है। समझा दिया ना आपको मैंने, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइन जब पढ़ हो गया आपका काम, समझ जाएगा। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये लाइन, हम इसको अंडरलाइन करेंगे।
आप लोग अंडरलाइन करिए। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननीय मटर की किस्मों को छाटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों के लिए 7 जोड़े विपरीत लक्षण हम आप लोग को बता चुके हैं। तो मेंडल ने कितने पौधे चुने थे? 14 ना, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, 14 प्रदूप प्रजननीय मटर। अब 14 प्लांट चुने हैं तो जोड़े में अगर करेंगे तो कितने जोड़े होंगे? 7 जोड़े। और 7 जोड़े में जो प्रभावी अप्रभावी लक्षण के आधार पर तो एक हमने चार्ट बनाया है, ठीक है। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे, ठीक है। वो हम आपको बता चुके हैं। आप हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी समझ में आया ना? ये वाला जो चार्ट आप लोग को आज बनवाए थे, यही वाला चार्ट है। वो यही वाला चार्ट हम लोग कॉपी करने के लिए बोले थे, लेकिन वो पता नहीं लाल रंग कहाँ से पूरा एनसीईआरटी कंटेंट आप लोग को दे रहे हैं। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं ना कि आप लोग को लग रहा है बोर्ड लेवल का आपको पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को बैठा के देख लीजिए। जो चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं 2019 के बाद 5-6 साल हो गया ना, कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मेरा विश्वास है, विश्वास रखिए बस। बोर्ड में ना बोर्ड तो टॉप करके आओगे, देख लेना, बस फॉलो करो। बहुविकल्पीय ना कितना क्वेश्चन आता है, जितना तुम अगर मान लो पेपर में ऑप्शन आता है ना कि ये करो या ये करो, तुमको सब आता रहेगा। देखना पेपर जब आएगा तुम्हारे सामने। चलो, ये वाला मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए कोई अगर हम लोग को पर परागण करवाना है तो क्या करते हैं, हमारे जो कोई पौधा है द्विलैंगिक है तो उसमें से एक पीढ़ी को, मतलब मान लीजिए कि मेल जन्मांग है ना, तो उसको वहाँ से हटा देते हैं, तो एक ऐसा पौधा हो जाएगा फीमेल वाला। और मेल वाले से क्या करते हैं, फीमेल वाला हटा देते हैं, क्योंकि बड़ा। अब हम लोग को एक जीन की वंशागति पढ़ना है। एक जीन की वंशागति पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हम लोग को जो मेंडल के 3 लॉ हैं उसमें से 2 लॉ हम आप लोग को, एक तो प्रायोगिकता करें और एक पृथक्करण करना है। हम आप लोग को आज 2 पढ़ेंगे, क्योंकि जो तीसरा वाला है वो जब 2 जीन की वंशागति पढ़ते हैं उसके बाद होता है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो 2 जीन की वंशागति वाला लगता है। यहाँ पे 1 जीन की वंशागति वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा चलो एक बार हम लोग देखते हैं 1 जीन की वंशागति, समझाते जाते हैं और पढ़ाते जाते हैं। देखो मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या F1 भी कहा जाता है। अब हम आपको ये चीज बताते हैं कैसे। थोड़ा सा अब आप लोग समझिए, हमारे पास 2 पौधे हैं, ठीक है। एक पौधा है लंबा पौधा, और एक पौधा कैसा है, बौना पौधा। अब आप लोग को पता है कि जो मेंडल जी ने लिया था वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया था, ठीक है। तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, टीटी होगा, ठीक है। और जो बौना पौधा लिया था उसका जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल टी, ठीक। अब इनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, तो क्रिस क्रॉस करते हैं। देखिए क्रिस क्रॉस करने के लिए सबसे अच्छा हम आपको तरीका बताते हैं। एक स्क्वायर बनाइए, ठीक है। इसको विभाजित कीजिए 1 2 3 4 4 है 4 बॉक्स में। ये वाला जो जीनोटाइप है इसको ऐसे एक अलग अलग करके लिख दीजिए, वही वाला जीनोटाइप उसको भी अलग अलग करके लिख दीजिए। हम तरीका होता है पोनेट स्क्वायर जो होता है वो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये हम एक तरीका है जेनेटिक्स को समझने और मतलब आसान करने का। स्क्वायर से आप कोई भी चीज़ सॉल्व करेंगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए अब ये वाला टी पहले लिखिए, फिर इस वाला टी लिखिए, फिर
बड़ा बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब आप लोग को पता है कि ये जीनोटाइप किसका होता है। पहली बात क्या होता है, विषम युग्मजीव होता है, ठीक है। और ये किसका जीनोटाइप होता है, लंबे पौधे का। सर पौधा कैसा होगा, लंबा। तो इसमें जो चारों पौधे आएंगे उनका जो जीनोटाइप होगा कैसा होगा, और जो चारों पौधे होंगे वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे, ठीक, समझ आएगा। अब इसी जनरेशन को, जो फर्स्ट जनरेशन होता है, हमने इसका क्या किया, संकरण किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, उसके बाद जो हमको पहला जनरेशन मिलता है वो होता है F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन है, इसको फर्स्ट फीलियर जनरेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जीनोटाइप बना ना ऐसे वाला, इनका हम लोग क्या करते हैं, स्वपरागण करते हैं, स्वपरागण। अब फिर अगर हम लोग को समझना तो स्क्वायर से, स्क्वायर वगैरह ना बहुत आसान है, स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर से बहुत आसानी समझ जाओगे, ठीक है। अब ऐसे देखो टी टी, क्योंकि अगर हम लोग को मान लीजिए कि स्वपरागण कराना है तो दो ही जीनोटाइप लेंगे ना, तो दो लेके यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग लिखते हैं, ठीक, ये दो, फिर ये दो, फिर ये दोनों, ठीक, फिर ये दोनों। अब एक बात बताओ, ध्यान से सोचिए, ये जीनोटाइप किसका है, लंबे पौधे का। ये भी जीनोटाइप किसका है, लंबे पौधे का। ये भी जीनोटाइप किसका है, लंबे पौधे का। समझ में आई बात ना। और ये जीनोटाइप किसका है, वर्ग। अब यहाँ पे तीन पौधा क्या है, कैसा होगा, F2 जनरेशन में, ये फीलियर 2 जनरेशन में, ठीक है। F2 जनरेशन में तीन पौधा कैसा है, लंबा पौधा है, और एक पौधा कैसा है, बौना पौधा है। जब हम लोग देखो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्राविता का नियम है, वो यही कहता है कि जब हम लोग एक्टिव ब्रीडिंग लंबा पौधा लेते हैं और बौना पौधा लेते हैं, तो फर्स्ट जो F1 जनरेशन होता है उसमें जो अप्रभावित लक्षण है, ठीक है, वो एकदम से गायब हो जाता है। उसमें जो प्रभावी लक्षण है वही सिर्फ दिखाई पड़ता है F1 जनरेशन में। तो क्या हो जाता है, प्राविता का नियम। और जो पृथक्करण का नियम होता है वो यही बोलता है कि जो F1 जनरेशन में लक्षण प्रभावी हो गया था, F2 जनरेशन में प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी भी लक्षण आ जाता है। वो तुम्हारा कौन सा नियम होता है, पृथक्करण का नियम होता है। समझ में आया। अभी एक चीज समझ में आया कि इसमें तीन पौधा लंबे होंगे और एक पौधा। अब चलिए हम इन लोग का जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं, आप लोग बताएंगे। जीनोटाइप अनुपात, ये अनुपात किसके बीच में है, लंबे और बौने के बीच में। अब ये बताइए कि जीनोटाइप का अनुपात बताइए कैसा है, बताइए जीनोटाइप का अनुपात कैसा है। एक कैसा है, समयुग्मजीव। यार देखो हम एक चीज गलत बोल दिए हैं, लंबा बौना में नहीं बताना है। जो जीनोटाइप होता है, ठीक है, वो समयुग्मजीव होता है या विषमयुग्मजीव होता है, ठीक है। जो लंबा होना है बौना है तो फिनोटाइप हो ना, सामने से जो लिख रहा है वो फिनोटाइप हो ना, तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा, गलती से निकल गया। तो जो जीनोटाइप रेशियो है आपको सही समझना है। और जैसे हमसे कोई गलती, हम भी इंसान ही हैं, गलती हो सकती है मुझसे, ठीक है। मतलब गलती हो सकती है, मतलब की गलती कुछ निकल सकता है मुझसे। बाकी ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है, नहीं आता होता तो कुछ। जिस रूम में बैठे हैं ना, इस रूम के लोग सालों तक मेहनत लगता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का रूम है, सरकार द्वारा रूम मिला है, होटल जैसा रूम दिखाएंगे कभी। चलो, एक पौधे में कैसा है, समयुग्मजीव, तो 1:2। दो कैसा है, विषमयुग्मजीव, 2:2। एक कैसा है, समयुग्मजीव, लेकिन ये कैसा है, कैसा है, ये किसके लिए जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है बौने पौधे के लिए ना, तो 1:2:1।
समझ में आया? अब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हो गए लंबे पौधे के लिए, और ये कैसा हो गया बौने। मतलब 3 टाइप के इसमें जीनोटाइप प्रेजेंट है। पहला कैपिटल डी जो कि समीपमजी है, कैपिटल डी स्मॉल टी समीपमजी है, वो 2 है। और एक कैसा है जो कि स्मॉल टी समीपमजी है लेकिन बौने पौधे के लिए। तो इसका जो इसमें 3 टाइप के जीनोटाइप प्रेजेंट है। तो तीनों का रेशियो कैसे हो जाएगा? 1:2:1। ये कौन सा जनरेशन का रेशियो है? F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे होंगे, तो उसमें ना कोई जीनोटाइपिक रेशियो है ना कोई फेनोटाइपिक रेशियो है। रेशियो किसमें आता है? जब चीजें बढ़ती हैं, ठीक है, यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं, समीपमजी में लंबे और बड़े में, तो उसका जो रेशियो आएगा वो कैसा होगा? 1:2:1। ठीक है। अब बात करते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। अब इसमें बताओ कितने लंबे पौधे हैं? ये किसका जिम्मेदारी है? कैपिटल डी बोलो, लंबे पौधे के लिए ना। हाँ, कैपिटल डी स्मॉल डी लंबे पौधे के लिए, कैपिटल डी स्मॉल टी लंबे पौधे के लिए। तो 3 पार्ट इसका क्या हो गया? लंबे पौधे के लिए ना, और एक पार्ट क्या है? छोटे पौधे बौने पौधे के लिए। 3:2। तो अपन को 2 रेशियो मिल गए, 2 अनुपात मिल गए। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? 1:2:1। और फेनोटाइप रेशियो क्या होता है? 3:1। समझ में आई बात? तो इतने में हम लोगों ने काफी चीज पढ़ समझ ली, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीजें। एक बार देख लो, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो उसका, कैसे समझाए हैं। अगर समझ में नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो, यहाँ तक पहुँच गया था ना कि इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी फिलियल प्रोजेनी F1। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। ठीक है, समझ में आए ना? हम बताएं कि F1 में एक ही जो जनक होता है उसके लक्षण केवल आते हैं, दोनों जनक के नहीं आते, मतलब लंबे वाले क्या है, बौने वाले के नहीं। ठीक है। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधे को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे, जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया। अब वह अप्रदर्शित हो गया। ठीक है, बौने पौधों का अनुपात F2 पौधों का 25%, मतलब 3:1, मतलब 3 तो 75% बन जाता है। 75% पौधे लंबे, मतलब 3:1 रेशियो आया है ना, फेनोटाइपिक रेशियो, मतलब साफ दिखने वाला रेशियो। 3:1 मतलब 3 पार्ट कैसा है? बोलो, 3 पार्ट कैसा है? लंबा। 1 पार्ट कैसा? बौना। ठीक, समझ में आ गया। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। ठीक है बच्चों, जो बात हम आपको बता चुके हैं, ये सब चीज़ हम आपको करके दिखा दी, तो कुछ दिखाने का मतलब नहीं है। कहाँ पे पढ़ाना है चलो ज़्यादा नहीं सकते। देखते हैं, ये सब आपको पढ़ा सब आता है, तो बस एक बार हम पढ़ लें, मतलब रीडिंग करवा दें। हम आपको लास्ट लेक्चर में ये सब विकल्प ये सब चीज़ बता चुके हैं। चलिए देखते रहिए। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर युगों में अग्रसित होती है। इस वस्तु को कारक कहा, अब इसे जीन कहते हैं। इसे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। समझाने का इसमें कुछ टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, बहुत अच्छे समझाया लास्ट लेक्चर में। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हम नहीं बताएं इस लेक्चर में, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होता है, इसकी सूचना
इनमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। ये एक ही जिन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। ये चीज हम आपको बता चुके हैं, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। ये एक ही जिन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, ठीक है। सब समझा चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है दोस्त। देखो, यदि हम प्रत्येक जिन को अक्षरों के प्रतीक दें तो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जिन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे होने के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी एलील हैं। ये चीज हम आपको कल समझा चुके हैं। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार होंगे। कैपिटल टी ये सब जो बता चुके हैं, इसमें कुछ टाइम सब बता चुके हैं। मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में एलील जोड़ा समयुग्मजी, ये भी बता चुके हैं। होमोजाइगस, ठीक है, समयुग्मजी हेटेरोजाइगस, ये सब बता चुके हैं। मेंडल ने पाया कि F1 विषमयुग्मजी का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल टीटी जनक के समान होता है, ठीक है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दिए, भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा देख लो। प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक होगा कि बड़े मतलब जो प्रभावी है उसको कैपिटल लेटर से, जो अप्रभावी है उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट है बाकी समय। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा। अतः हाँ, समयुग्मजी मामलों में एलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, और विषमयुग्मजी मामलों में समान हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषमयुग्मजी, अतः इसे एक संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड ये हमको कल बताए थे, याद कर लीजिए। पनेट स्क्वायर वाले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर बनाते हैं ना, जो स्क्वायर बना के आपको हम पढ़ा रहे थे, पनेट स्क्वायर, ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सब आपको पढ़ा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी और सब आपको बता चुका है। कुछ भी नहीं छूटेगा, आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा। अगर कुछ छूटा है तो बता दीजिएगा, नहीं छूट सकता है यार, कैसे छूटेगा। देखिए, हम खुद पढ़ते हैं 2 दिन के बाद, फिर आपको पढ़ाने आते हैं। इसे ब्रिटानिकी अनुवांशिक वेद रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था, ठीक है। यह आरेख अनुवांशिकी संस्करण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। बच्चों, पानी में आप थोड़ा सा 1 मिनट रेस्ट ले लीजिए। काफी हेक्टिक हो जाता है यार शरीर। कोई नहीं, आखिर कब तक लड़ेंगे। यहाँ से आपको समझाते हैं, देखिए। पनेट वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 TD, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 आपको समझा चुके हैं। देखिए, हम बताए हैं ना कि जब ये वाला ठीक है, तो अगर 4 पार्ट है तो ये कितना होगा, 1/4, ये 1/2 है तो 2 मतलब 2/4 मतलब 1/2, तो ये कितना है 1/4, ठीक है। हमने वही चीज लिखा। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में भेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण लंबे की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात एलील टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसी लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, अपने पास दो एलील है, ठीक, तो इन दोनों में प्रभावी कौन सा होगा? कैपिटल टी। ठीक है, तो जब मान लीजिए जो F1 में जीनोटाइप आता है वो यही होता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो हम लोग फिनोटाइप मिलता है वो कैसा लंबा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल टी होता है वो स्मॉल टी पे प्रभावी हो जाता है। ठीक बात, इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने वाला हाँ ठीक है पढ़ा दें। इस लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं। ठीक है, और F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे होते हैं। अंत में जीनोटाइप अनुपात, ठीक है, 1:2:1 जीनोटाइप इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं। ये सब भी ठीक है। ये वाला थोड़ा सा जो ये कॉन्सेप्ट है इसको देख लो, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, इस देख लो। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी का 1/4 1/2 के अनुपात को गणित के द्विनामी पर ax + by का होल स्क्वायर में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है। इसको आप एक बार लिख के देख लीजिएगा बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलो, पिछले अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। मतलब एक लंबा पौधा है तो उससे उसको देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो कैपिटल टी जीनोटाइप का होगा या कैपिटल टी स्मॉल टाइप जीनोटाइप का होगा। ठीक है, जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है, ये हम बता दिए, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया। ठीक है, इसे उन्होंने परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। ये भाई तुम लोग अंडरलाइन को इसको लिख लेना, परीक्षार्थ संकरण क्या होता, क्वेश्चन लिख लो तुम कॉपी में, ये हम उसमें स्लाइड में नहीं है मेरे, इम्पोर्टेंट है। परीक्षार्थ संकरण, इसको कैसे लिखना है बता देंगे, समझा। देखो मेंडल ने क्या किया था कि F2 का एक जीनोटाइप लिया, बताते हैं कैसे। देखो दो जीनोटाइप होता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्या किया, जीनोटाइप लिया और उसको क्या किससे क्रॉस किया, बौने पौधे से, मतलब इस जीनोटाइप से। ठीक है, समझ में आई बात। इसको पहले हाई वो करो, F2 जनरेशन का एक पौधा उठाया, इसका जीनोटाइप ये दोनों संभव हो सकता है। उसका किससे क्रॉस किया, एक बौने पौधे से, मतलब F2 की जो संतति है या संतान है उसका किससे क्रॉस किया, बौने पौधे से क्रॉस किया, चेक करने के लिए कि उसका जीनोटाइप कैसा है। एक बार हम बताते हैं कैसे। स्क्वायर से ही, स्क्वायर से बहुत आसान होता है चीज़ों को समझना। मान लीजिए वो समयुग्मजी है, ठीक है, इसको ऐसे लिखो ऐसे, ठीक। अब जो चार, अगर हम समयुग्मजी मतलब हम एक लंबा पौधा देखें, हमको पता नहीं कि समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है, तो मेंडल ने क्या किया था कि जो परीक्षार्थ संकरण किया था उसमें उन्होंने F2 का एक पौधा लिया, ठीक है, उसका किससे संकरण कराया, एक बौने पौधे से। अब मान लीजिए कि अगर उन्होंने एक एजम्पशन लीजिए कि उन्होंने मान लीजिए कि सम युग्मजी वाला पौधा उठाया होगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, तो उसका बौने पौधे से जब संकरण कराया तो जो चार के चारों पौधे आए वो कैसे आए, लंबे पौधे हैं। तो अगर लंबे आ गए तो वो समझ के होंगे कि जो ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है, कि वो समयुग्मजी है। ट्रू ब्रीडिंग आपको पता है ना कि ऐसे पौधे जिनका अगर हम लोग स्वपरागण कराते हैं तो वो जनरेशन बाय जनरेशन अपने अस्तित्व को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे हम क्या कुछ करेंगे, ट्रू ब्रीडिंग प्लान नहीं पर, अरे यार वो छोड़ो, परीक्षार्थ संकरण समझो ना कि F2 का उन्होंने एक पौधा लिया ये जानने के लिए
कि ये, अब उसको आप देखो, कोई भी पौधा को आप देख के ये बता सकते हो कि ये समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, परिशाद संकरण करेंगे। तो हमने एक लंबा पौधा लिया, अब मान लीजिए उसका जो जीनोटाइप है वो कैसा है, कैपिटल डी समयुग्मजी है। तो हमने इसका जब क्रॉस किया तो हमको जो चारों पौधे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, लंबे मिलेंगे। लेकिन अगर हमारा जो पौधा होगा अगर वो विषम युग्मजी होगा तो उसमें 3 तो लंबे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक कैसा मिलेगा, बौना पौधा मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल डी स्मॉल डी था, मतलब विषम युग्मजी था, ठीक है बच्चों लोग, समझ गए ना। तो यही होता है इसका डेफिनेशन। यहाँ इसका लिखिए, बताते हैं हम इसको कैसे लिखना है। चलिए अंडरलाइन कीजिए, आपको कॉपी में जो जो लिखना है बताते हैं। इसका स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। किंतु किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फेनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल डी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों को बौने पौधे से संकरण किया। इसे उन्होंने परिशाद संकरण का नाम दिया, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। जो हम समझाएं उसे समझ में आ गया है ना, कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुआ है। समझ में आई बात ना। इस प्रयोग के प्रभावी फेनोटाइप वाले जीन, यहाँ पर मटर का पौधा, इसका जीनोटाइप मालूम करना है तो वो परिशाद जीन या का प्रभावी पौधे संकरण किया जाता है, ठीक है। तो यह प्रभावी मतलब बौने पौधे से, या हम तो यहाँ ऊंचाई की बात कर रहे हैं, या फिर और दूसरा लक्षण डिटेक्टिव हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। ये वही क्रॉस, यहाँ तो मतलब पुष्प का क्रॉस करा दिया गया है, लेकिन हम आपको वही लंबे वाले समझाएं। आप जैसा समझाएं इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बस एक अंतर होता है, बताते हैं आपको क्या अंतर होता है। जैसे जो मतलब हाइट होता है, ऊंचाई होता है, उसमें हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला, ये तीनों जीनोटाइप होते हैं अपने पास ना। लेकिन जो कलर होता है उसमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल, ये तीनों जीनोटाइप होता है। बस इसकी जगह ये रखिए ताकि कुछ आता नहीं। बात आती है प्रभाविता का नियम क्या होता है। बेसिक चीज इतना ध्यान रखो कि अब जब हम एक लंबे और एक बौने पौधे का संकरण करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ दोनों में से एक पौधा प्रभावी हो जाता है, और जो पौधा प्रभावी हो जाता है, ठीक है, जो प्रभावी होगा तो प्रभावी होगा ना। मान लीजिए एक हम लंबा पौधा लिए, एक बौना पौधा लिए, ठीक है, दोनों का हम लोग संकरण कराएं। अब जो F1 जनरेशन में अपने आप को दिखा पा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, प्रभावी होगा। हम आपको कल बताएंगे कि प्रभावी अप्रभावी, कि जो अपने आप को F1 में प्रदर्शित कर लेंगे वो क्या होगा, प्रभावी होगा। तो प्रभाविता का नाम यही कहता है कि जो प्रभावी होगा वो अपने आप को प्रदर्शित कर लेगा F1। और जो पृथक्करण का नियम होता है वो ये कहता है कि जो F1 जनरेशन में, ठीक है, जो एक लक्षण छुप गया था वो भी F2 जनरेशन में अपने आप को दोबारा प्रदर्शित कर लेता है। ये होता है पृथक्करण। चलिए इसको एक बार स्लाइड से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आते हैं। समझा भी है ना क्या चीज है। देखो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर
इन्हीं दो शुद्ध जीवों में क्रॉस कराया जाता है। तो जोड़े का केवल एक ही लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है। चीज आपको समझा दूं, ठीक है। इस प्रकार F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप दिखाई पड़ता है। अतः F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी एवं न दिखाई देने वाला लक्षण अप्रभावी कहलाता है। यह नियम उन सभी जगह लागू होगा जहां पर एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। समझ में आई बात? उदाहरण यहाँ समझो। एक पौधा ये लंबा पौधा, एक पौधा ये बौना पौधा। क्या दोनों का क्या कर रहे हैं? दोनों का क्या कर रहे हैं? बोलो 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 बोलो। संकरण कर रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, युग्मक हुआ, युग्मक बना, फिर ये F1 पीढ़ी है, तो यहाँ पे सभी लंबे पौधे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लक्षण अपने आप को प्रभावी कर दे, यही होता है प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब बात करते हैं पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा होता, विसंयोजन का नियम था, ऐसा कुछ लिखा होता। चलो उसको वहीं समझाते हैं, चलते हैं एनसीईआरटी के, चलते हैं यहाँ से इसको। बाकी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, सब चीज बता, कुछ चीज छोड़े नहीं है, कोई भी चीज नहीं छूटा है। देखो, हाँ, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विभिन्न इकाइयों द्वारा होते हैं। कारक जोड़े में होते हैं। यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो जाता है। F1 में केवल देखो, आपको जो लिखना है नोट्स में वो आप लोग को मेरे स्लाइड वाला लिखना है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम उसका भी स्लाइड दिखा दे रहे हैं, विसंयोजन नियम पे, जो पृथक्करण का नियम, वो सेम ही बात होता है। तो इसको हम एक बार आपको समझा देंगे, फिर उसको आप लिखिएगा, ठीक है। ये सब बता चुके हैं आप, जो इसका नोट्स बनाना है या आप वहाँ से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं विसंयोजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम का आधार यह है, आपको बता चुके हैं, हम समझा चुके हैं पहले, ठीक है। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। भले ही F1 पीढ़ी में यह प्रकट नहीं होता। यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं, युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिसमें समान अनुपात में से एक एलील होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, इसका नोट से खत्म। इस नियमानुसार जब दो विपर्यायी जब दो विपर्यायी लक्षणों वाले जनकों के जोड़ों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में F1 में अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं, परंतु अगली पीढ़ी F2 में अलग होकर स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। देखो, हम आपको यहाँ वाला पढ़ा दिए, एनसीईआरटी वाला पढ़ा दिया है, जो आपको बेटर लगे लिखो, खुद दोनों पढ़ लो पहले अच्छे से। मेन चीज समझना जरूरी है, लिखना तो आपको अपने मन से है ना, आपका एनसीईआरटी का लाइन छापना है ना यहाँ का लाइन छापना है, आपको लिखना अपने मन से, बस आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप चीजों को समझिए, ठीक है बच्चों।
अर्थात अप्रभावी लक्षणों का F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से पुनः अभिव्यक्त हो जाने की क्रिया ही पृथक्करण का नियम कहलाती है। अब इसका उदाहरण लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, समझा चुके हैं आपको, उसमें समझाने वाला नहीं है, ताकि ये उसका एग्जाम्पल ही बना लीजिए। वो एग्जाम्पल यहाँ दिया रहेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। ये तो F1 का है, F1 पीढ़ी। यदि ये दो, ये मतलब F1 यहाँ तक लगेगा ना, फिर उसके बाद F2 मतलब उसके बाद का ये है, वहाँ तक फिर उसके बाद ये, ठीक है। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास में जुड़ने के लिए। प्यारे बच्चों, देखिए जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं भी कंफ्यूजन आता है, डाउट आता है, तो आप लोग हमको टेलीग्राम ग्रुप में या हमको आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको हम बता देंगे। कहीं भी अगर आपको लगता है कि लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम लोग अगले लेक्चर से सुधारने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले भी लेक्चर मिल सके। प्यारे बच्चों, बाय।